दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। अगर आप कर रहे हैं एनआईएस से डीएलएड या किसी भी टीईटी एग्जाम की तैयारी तो अब आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एनआईएस से जो डीएलएड हो रहा है उसका वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। तो कोर्स 508 का बेसिकली यहाँ पर हमारा ये सीरीज का अगला वीडियो है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आज यूनिट 5। सब लोगों के पास अपनी बुक ऑलरेडी होगी तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यूनिट 5 जो है आपका वो है कला शिक्षा में मूल्यांकन। तो पेज नंबर 61 आपका यहाँ पर अपने बुक का निकल कर आता है। तो कला शिक्षा में मूल्यांकन। इससे पहले दोस्तों हमने कला शिक्षा के बारे में अलग अलग बातें देखी और हमने जाना कि कला शिक्षा काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो निष्पादन कला हो या दृश्य कला हो। सिर्फ और सिर्फ आपके सृजनात्मकता या इमेजिनेशन में ही नहीं बल्कि आपके स्टडी में, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, अलग अलग चीजों में ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक बात निकल कर आई कि जब हम कला शिक्षा बच्चों को देते हैं तो हमें तो बच्चों का असेसमेंट भी करना पड़ेगा कि अब मान लीजिए कि 5 बच्चों ने यहाँ पर कुछ कुछ प्रकार के कला शिक्षा किए हैं, आर्ट एजुकेशन किसी भी रूप में अगर बच्चे करते हैं तो उन्होंने किया है, तो हम उनका तो अब यहाँ पर मेजरमेंट भी करेंगे कि बच्चों ने कैसा किया है। उसी में यहाँ पर ये निकल कर आता है मूल्यांकन। काफी यहाँ पर इजी और काफी बेहतर है। बस एक बार आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, आसानी से आप हर एक चीजों को यहाँ पर समझ जाएंगे। तो मूल्यांकन की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक को श्रेष्ठ कौशलों और किसी कला रूप में ज्ञान पर केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। बच्चे से आशा की जाती है कि वे क्षमता और सोच के अनुसार अपने की अभिव्यक्ति करे। तो कला शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्तों, कह सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा श्रेष्ठ कौशल यहाँ पर या किसी रूप में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैथ आप पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए जरूरत होती है कि आप बच्चों को उससे रिलेटेड बातें जो है बच्चे जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं उस चीजों को आप समझें या उससे रिलेटेड आप शिक्षा दें। कला शिक्षा क्या है? ये अपनी अभिव्यक्ति है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की अलग से जरूरत नहीं है। बच्चों को यहाँ पर आपको मौका देना है और बच्चों को परखना है कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने दिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है एक स्टेटमेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वाइगोत्स्की एक शिक्षाविद थे, आप लोग जानते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक का कार्य बच्चे को उसके वर्तमान स्तर से संभाव्य स्तर तक लाना है ना। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षक का कार्य अगर आप यहां पर देखें तो बच्चे का जो सामान्य स्तर है या जो वर्तमान स्तर है वहां से जो संभावित स्तर है, जो एक्सपेक्टेशंस है, जो वांछनीय स्तर है, वहां तक बच्चों को लेकर आना है ना। तो ये बात यहां पर जो है कही गई। तो ये बात कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो वाइगोत्स्की ने ओवरऑल बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, तो आपसे बच्चे, हर बच्चों का अलग अलग कैपेसिटी होता है। तो उस जगह से निकलकर जहां पर आप बच्चों को लाना चाहते हैं, जिस जगह पर बच्चे जो है बेहतर आप फील करेंगे कि हाँ बच्चे को यहां तक शिक्षा हो जानी चाहिए, वहां तक बच्चों को लाने की आवश्यकता है। तो ये जो है मूल्यांकन में वाइगोत्स्की का स्टेटमेंट है जो कि आपके एग्जाम में लगातार पूछा भी जाता है और अभी भी पूछने के चांसेस हैं। तो बच्चों का आवर्ती मूल्यांकन विद्यार्थियों को कला गतिविधियों से प्राप्त हो रहे लाभों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण होता है। जब आप मूल्यांकन करते हैं तो बच्चों को क्या लाभ हुआ है उससे यहाँ पर बच्चों को फायदा होता है और बच्चे समझ पाते हैं और आप भी इस चीजों को समझ पाते हैं कि बच्चे कहां तक जो है चीजों को जान पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आता है कि मूल्यांकन समय समय पर बच्चों की निम्न प्रगति को मापने में बेहतर होता है। तो मूल्यांकन की अगर आप बात करते हैं तो आप बच्चों का मूल्यांकन अगर करते रहेंगे तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इस प्रकार की प्रगति टोटल 10 प्रगति है जो कि आप माप सकते हैं। पहला है कि दृश्य या निष्पादन कला का सृजनात्मक अनुभव। तो जब आप मूल्यांकन करते हैं तो आप देख पाते हैं कि बच्चे किस प्रकार के दृश्य कला कर पा रहे हैं या निष्पादन कला में उनका कैसा एटीट्यूड है, कैसा एक्ट वो कर पाते हैं। तो ये आप उनके अनुभव को देख पाएंगे। किसी भी संकल्पनाओं के बोध की सृजनात्मक अभिव्यक्ति देख पाएंगे। कोई भी अगर थ्योरेटिकल या कोई भी बात, कोई भी पॉइंट, कुछ भी बच्चा अपना तथ्य रखता है तो उसमें बच्चों की क्या क्रिएटिविटी है उस बात को आप देख पाएंगे। बच्चों के व्यक्तित्व में आए परिवर्तन का मूल्यांकन कर पाएंगे। कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो होता है, तो बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो भी परिवर्तन आता है
जो भी डेवलपमेंट होता है उस चीजों को आप यहां पर देख पाएंगे। उसके बाद आता है कि एक व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों की आवश्यकताओं का पता लगा पाएंगे। तो अगर आप यहां पर देखिए तो एक बच्चे से संबंधित किसी एक बच्चे की जो इंडिविजुअल जरूरत होती है, हर बच्चे की अलग अलग जरूरत होती है। हो सकता है कि कोई बच्चा किसी अलग रूप में सीखता है या उसे कोई अलग चीज चाहिए सीखने के लिए, तो उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं का आप पता लगा सकते हैं अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो। इसके बाद दोस्तों आता है कि बच्चे को उनकी अंतःशक्ति से बाहर निकालने में उन्हें समर्थन देना और सुधारना। बच्चों के पास बहुत शक्तियां होती है, बहुत नॉलेज होती है, मतलब अपनी उनकी कैपेसिटी है, जो स्टेमिना है, उसका उपयोग वो कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे। तो उसके लिए आप उनकी अंतःशक्ति को बाहर निकालने में उनकी मदद कर सकते हैं। बच्चे को उनकी सृजनात्मकता विकसित करने में सहायता दे सकते हैं और उसके लिए उपयुक्त वातावरण बना सकते हैं। तो बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप हो, इसके लिए आप बच्चों को जो है मदद कर सकते हैं और उस हिसाब से आप बच्चों में वातावरण बना सकते हैं। अगला दोस्तों यहां पर आता है कि बच्चे की उनकी उपलब्धियों की सराहना कर आत्मविश्वास आप बढ़ा सकते हैं। तो जब आप मान लीजिए मूल्यांकन करते हैं तो आपको पता चलता है कि बच्चों ने क्या उपलब्धियां की है, तो उनको उनकी उपलब्धियों को दर्शाकर आप उनके आत्मविश्वास को, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है कि अधिक उपयुक्त तरीके से अधिगम स्थितियों की योजना बना सकते हैं। तो जब आप मूल्यांकन करते हैं तो आप देख पाते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, फिर आपको लगेगा अच्छा इस तरीके से बच्चे नहीं सीख रहे, तो शायद हमको थोड़ा ऐसा चेंजेस कर देना चाहिए। तो वो आप यहां पर समझ पाते हैं कि अधिगम की स्थितियां कैसे बदली जाए। और बच्चे को उसके सामाजिक और संवेदनात्मक व्यवहार, उनकी मनोवृत्ति और मूल्यों के संदर्भ में समझ सकते हैं। तो बच्चों का जो सामाजिक मेंटालिटी है या उनकी जो इमोशंस हैं, उनको आप समझ पाएंगे जब आप उनका मूल्यांकन करेंगे। तो उनकी मनोवृत्ति को समझ पाएंगे, उनके वैल्यूज को समझ पाएंगे। होता है ना, किसी किन्हीं बच्चों के लिए नहीं, ये कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। तो उन सब सारे चीजों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और साथ ही साथ एक विशिष्ट विषय का ज्ञान दे सकते हैं। तो जब आप मूल्यांकन करेंगे तभी जाके आप एक विशिष्ट विषय का ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, तो मूल्यांकन समय समय पर जो है अगर आप बच्चों का करते हैं तो अलग अलग प्रकार की ये सारी गतिविधियां आप या ये सारी चीजें बच्चों को माप सकते हैं। हालांकि ये सारी चीजें आप जानते होंगे, लेकिन इसको एकत्रित करके सब कुछ यहाँ पर जो है पॉइंट को यूज करना ये काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, जो कि प्रोबेबल है आपके एग्जाम में आने के लिए। इसके बाद दोस्तों आता है मूल्यांकन के पहलू। तो बेसिकली दो मूल्यांकन का पहलू आता है। पहला आता है स्व मूल्यांकन, दूसरा है विद्यार्थी मूल्यांकन। स्व मूल्यांकन में शिक्षक अपना खुद का मूल्यांकन करेंगे। इस मूल्यांकन का कारण है कि आने वाले समय के लिए कुछ सुधारों की योजना बनाई जाए। तो आपने जो अभी योजना बनाई है उससे और भी बेहतर योजना आप बना सकें और ऐसे सुझाव विधियों, स्थान, संसाधन या सामग्रियों को शामिल करेंगे जिन्हें शिक्षक ने सरलीकरण के लिए अनुमानित किया है। और शिक्षक को कला शिक्षा में उनके सामर्थ्य का मूल्यांकन करना चाहिए और सुधार के क्षेत्रों का वो पहचानना चाहिए। तो शिक्षक यहाँ पर खुद से एनालिसिस करेंगे और मूल्यांकन करेंगे कि कैसे हम अपने कार्यक्रम को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद आपका विद्यार्थी मूल्यांकन आता है। विद्यार्थी मूल्यांकन में अगर आप देखते हैं तो ये मूल्यांकन अगर आप देखिए तो ये कहा जाता है कि ये सतत होना चाहिए, मतलब हर एक सेकंड विद्यार्थी मूल्यांकन हो रहा है। जरूरी नहीं कि जब एग्जाम होगा तभी विद्यार्थी का मूल्यांकन होगा। हर एक मोमेंट पे आप विद्यार्थी का मूल्यांकन कर सकते हैं। उनकी एक्टिविटी को देखकर, उनके लिखने, बोलने, चलने, हर एक चीज के अंदाज से आप उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो समग्र का अर्थ होता है, मतलब एक साथ यहाँ पर सत्र के अंत पर बच्चे का अंतिम ग्रेड का निर्धारण आप करते हैं। और कला का मूल्यांकन शिक्षक के अधिगम प्रक्रिया के साथ चलता है, जबकि शिक्षक जो है प्रगति का नियमित अवलोकन करते हैं। आपने जो कल बच्चों को होमवर्क दिया वो आज आप देख सकते हैं, कल फिर बच्चों ने क्या डेवलपमेंट किया वो देख सकते हैं। तो लगातार अगर आप देखिए तो खास करके जो निष्पादन कला की जब हम बात करते हैं, जिसमें कि बच्चे कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ एक्ट करते हैं, कुछ दिखाते हैं करके अपने चेहरे से, अपने बॉडी से, अपने एक्सप्रेशन से या कुछ भी प्रैक्टिकली जब करके दिखाते हैं, तो ये सारी चीजें आप प्रतिदिन अवलोकन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब आप कला का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो इससे पहले तो हमने देखा था कि क्या क्या चीजें से आप जो है मतलब विद्यार्थी की किस किस प्रकार की प्रगति को माप सकते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि मूल्यांकन जब आप करते हैं तो आपको भी बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो किन किन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि यह बच्चे की व्यक्तिगत प्रगति का मूल्यांकन है। तो ये आप मान लीजिए आप 10 बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो 10 बच्चों की अपनी अपनी प्रगति का मूल्यांकन है।
ये चीज आप ध्यान रखें कि उस बच्चे की वो प्रगति है और उस बच्चे में शायद यहां तक थे वो यहां तक पहुंच गए, तो उस प्रकार की प्रगति है वो। दूसरा आता है कि जब तक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण ना हो कार्य को संरक्षित रखें। तो मूल्यांकन जब आप कर रहे हैं तो मूल्यांकन के समय में आप अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट, अलग अलग प्रकार के मटेरियल, प्रूफ्स सब कुछ रखते हैं विद्यार्थी का मूल्यांकन करने के लिए। तो जब तक पूरा ना हो जाए तब तक हर एक प्रकार के कार्य को संरक्षित रखें, जो जो काम बच्चों के द्वारा किए गए हैं। क्योंकि अगर सडनली एकाएक आपको कुछ चेंजेस की आवश्यकता हुई या आपको लगा कि नहीं ये मूल्यांकन शायद गलत हो रहा है या इसमें और कुछ बेहतर हो सकता है, उस समय में आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए सारी चीजों को आप संरक्षित रखें और विशिष्ट प्रतिपुष्टि देने चाहिए जिस पर बच्चे को कार्य करना जरूरी है। तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा कि बच्चे किन चीजों पे बेहतर कार्य करें या किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। आगे आता है कि बच्चों की कला के साथ कुछ समय दें। बच्चों का जो आर्ट है उस पर आप समय दें और उसके कार्य के लिए कुछ संभव हो तो उत्सुकता दिखाएं और पूछें कि वे कल गतिविधि के समय क्या अनुभव करते हैं। तो आप क्या करें कि देखिए बच्चे काम तो करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें उनके काम को बहुत ज्यादा एक्साइट कर देंगे तो बच्चे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो आप उनसे बार बार बात करते रहिए, पूछते रहिए कि आपने कल के गतिविधियों में क्या किया या आगे गतिविधि जो हमारी होगी उसमें क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से आप अटेम्प्ट लेंगे, और आप भी उत्सुकता दिखाएं वो जो काम कर रहे हैं उसमें, तब जाके उनको खुद भी उत्सुकता आती है। इसके बाद आता है दोस्तों कि एक बच्चे की दूसरे बच्चे से कभी भी तुलना ना करें। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसा कि हमने पहला पॉइंट भी बोला था, ये हर बच्चे का अपना मूल्यांकन है, ये उस बच्चे का मूल्यांकन है। लेकिन अगर आप उसका कंपेयर कर देते हैं तो फिर आप दूसरे से कर रहे हैं ना। आप मान लीजिए मेरे में कोई कमी है तो मेरी उस कमी को पूरा होना चाहिए, या मैं जहां पर स्टैंड करता हूं उससे मैं ऊपर जाऊंगा। आप दूसरे से तुलना करते हैं तो बच्चों में हीन भावना आती है। तो कहने से पहले सोचें, अपनी टिप्पणी बौद्धिक, लाभदायक और बच्चों की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। तो आपकी जो टिप्पणी है, जो बात भी आप कह रहे हैं, वो बेहतर होनी चाहिए और बच्चों के लिए लाभदायक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। निष्कर्ष पर तुरंत ना पहुंचे। बहुत शिक्षक क्या होते हैं कि तुरंत बच्चों के बारे में कुछ सुना, तुरंत मार दिया, डांट दिया, कुछ बोल दिया, तुरंत आप किसी चीज का निष्कर्ष ना निकाले या बहुत ज्यादा खुश भी तुरंत ना हो जाए। शिक्षक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि सुस्पष्ट होनी चाहिए ताकि बच्चा स्पष्टता से ले। तो आप जब निष्कर्ष निकालते हैं तो उसमें समय दें, और जब आपने निष्कर्ष निकाल लिया है उस समय में आप क्लियरली बच्चों को बताएं कि वो निष्कर्ष क्या है और क्यों निकाला गया है, ताकि बच्चे क्लियर समझ पाए और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। अगला है कि निर्णय अच्छा या बुरा के संबंध में नहीं होनी चाहिए। कभी भी कुछ अच्छा या बुरा इस संबंध में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब बोलने का तरीका बहुत मैटर करता है। अगर आप बोल देंगे ये बुरा है तो वो एक पूरा निगेटिव में चला जाता है। वहीं पर हम लोग बोलते हैं कि इस चीज को इंप्रूव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है निर्णय लिया जाना चाहिए कि अच्छा बुरा इस प्रकार से डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए, हर चीज पर एनालिसिस करके उसे बताना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका आता है मूल्यांकन का संचालन। तो मूल्यांकन के संचालन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो शिक्षक या प्रतिपुष्टि बच्चे को कला से संबंधित उनकी शक्तियों और कमियों के प्रति जागरूक करने में मदद करता है या जागरूकता प्रदान करता है कि कौन सा अंग है जिस पर उन्हें भविष्य में कार्य करना जरूरी है। तो अब जब आप मूल्यांकन में आप कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, संचालन कर रहे होते हैं, तो उस समय में आप बच्चों को ये बताते हैं कि बच्चे किस प्रकार का काम किस अंग से कितने बढ़िया से कर सकते हैं। समय की एक कालावधि में बच्चे बहुत से कार्य का निष्पादन करते हैं। यदि शिक्षक सभी गतिविधियों की सूचना, साक्ष्य और अभिलेख एक उचित तरीके से रखते हैं तो वे समय समय पर बच्चा और उनके अभिभावक को प्रतिपुष्ट संप्रेषित करते हैं। तो अगर आप देखिए, एक शिक्षक की बात अगर आप करते हैं तो जितनी गतिविधियां बच्चों ने की है या जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं, जो क्रियाकलाप वो कर रहे हैं, उसकी अगर सारी जानकारी या उसकी अगर पूरी डेटा आपके पास है तो आप कहीं ना कहीं बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे। और वो डेटा आपके पास कब आएगी? जब आप उसका सिस्टमेटिकली संचालन करेंगे। तो ये आपका मूल्यांकन के संचालन में आता है। और कहा जाता है कि मूल्यांकन हमेशा नमनीय होना चाहिए और ऐसा कोई हार्ड मूल्यांकन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि बच्चे आजकल देखते हैं बच्चे किसी चीज में फेल कर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस प्रकार का ट्रीट किया जाता है और बच्चे उस दबाव में आ जाते हैं। बच्चे को कभी भी उस प्रकार के दबाव में ना डालें और उन्हें हर चीज में सकारात्मकता दिखाएं, वो एक बेहतर संचालन होता है। यहां पर आगे दोस्तों आता है कि कक्षा के मूल्यांकन के विविध उपकरणों और तकनीकों की समझ। तो दोस्तों जब आप मूल्यांकन करते हैं तो अलग अलग प्रकार के उपकरण, अलग अलग प्रकार के टेक्निक यूज करते हैं। उपकरण में क्या हो गया कि मूल्यांकन में प्रयोग आने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो चीजें होती है, उसके बारे में समझ होनी चाहिए और आपको उसी ढंग से जो एक बेहतर समझ है वही समझ आपको बच्चों में विकसित करनी पड़ेगी।
यह महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल उपयुक्त उपकरण का उपयोग करके ही कोई शुद्ध परिणाम पा सकता है। तो उपकरण जब तक सही नहीं होगा, परिणाम बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए उपकरण बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट होना चाहिए कि ये उपकरण इसके लिए काम आता है और कैसे काम आता है। और जो आप टेक्निक अपनाते हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि वो तकनीक हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी समझ बच्चों को होनी चाहिए। देखिए 2-3 चीजें होती है। पहली बात तो हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और यहां पर जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अलग अलग प्रकार के अगर उपकरण अगर आप देखें तो आप एक प्रोजेक्ट देख सकते हैं, एक बहुत ही बेहतर उपकरण है और ये आपके एग्जाम का बेहतर क्वेश्चन है कि विविध प्रकार के उपकरण एवं तकनीकों के बारे में बताएं। तो प्रोजेक्ट होता है, तो प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यह विद्यार्थियों को उनके अपने तथ्य खोलने और विश्लेषण करने या तस्वीर, डेटा आदि संग्रह करने की जिम्मेदारी के लिए अपेक्षित है। तो जब आप मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को अलग अलग प्रकार की चीजों की तैयारी करनी पड़ती है, तो वो एक जो है आपका उपकरण या तकनीक के रूप में आ जाता है। दूसरा आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आप जानते हैं कि वहां पर जो है विभिन्न प्रकार की रणनीतियां बनती है कि कैसे किन चीजों को रखा जाए, और जो भी मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट है किसी चीज से जुड़ा हुआ, तो उस डॉक्यूमेंट को कैसे रखा जाए और उस डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से यहां पर जो है बेहतर यूज उसका किया जा सके और आगे कैसे यूटिलाइज किया जा सके। तो पोर्टफोलियो बना के अब रखना भी जो है एक प्रकार का उपकरण है और इसे जो है विभिन्न प्रकार के तकनीकों से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची होता है कि जब बच्चे कार्य करते हैं तो अपनी गुणवत्ता के हिसाब से वो अलग अलग चीजों का अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो अभ्यास के लिए अपनी आंख और कान हमेशा खुले रखें ताकि एक बच्चे के प्रत्येक बोध और गतिविधियों का आप अवलोकन कर पाए। तो आपके लिए काफी जरूरी है कि जब आप विभिन्न उपकरण और तकनीकों से कोई कार्य शिक्षा या कला शिक्षा करवा रहे हैं तो उसमें आप बच्चों के सामने अपनी माइंड, अपनी कान, हर एक चीज यहाँ पर आंख बिल्कुल खुली रखें। मतलब कि आप हर एक चीजों को खुद भी समझें और बच्चों को भी यहाँ पर परखने में आप जो है बेहतर हो पाएंगे अगर आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं तो। इसके बाद आता है दोस्तों जांच सूची। तो कहीं ना कहीं आप एक जांच सूची बना सकते हैं और जो होता है ना कि इसमें बच्चों ने कितना बेहतर किया, पिछली बार कितना बेहतर किया था, उससे कंपेयर भी आप कर पाएंगे। तो एक रजिस्टर में पूरी तरीके से आप जांच सूची बना सकते हैं जिससे आप बच्चों की जांच करते हैं। इसके बाद आता है श्रेणी पैमाना। दोस्तों आंकिक श्रेणी पैमाना जो है सृजित करना अनिवार्य है ताकि छात्र अपनी पूर्व की स्थिति से तुलना कर सके। तो श्रेणी क्या हुआ कि एक मापन श्रेणी है कि ये एक बढ़िया लेवल है, इसमें बच्चे पहले कहां थे, अब कहां हैं, आगे कहां हैं। तो इस प्रकार की श्रेणियां बनाकर जो है मूल्यांकन अगर आप करेंगे तो बच्चों में जो है कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, चिंतन बढ़ेगी, सृजनात्मकता बढ़ेगी, ये सारी चीजें यहां पर निकल कर आती है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका उपाख्यान मूलक अभिलेख। इसमें क्या होता है कि बच्चे के जीवन की सार्थक घटनाओं का अवलोकन वर्णनात्मक अभिलेख प्रदान करता है। यह एक ऐतिहासिक या जैविक अभिलेख होता है। तो किसी भी चीज का, कोई ऐतिहासिक चीज है या कहीं से भी कोई चीज आपने जो है उठाया है, उन चीजों का जानकारी बच्चों को, उन चीजों की जानकारी बच्चों को एनालिसिस करके आती है कि ये मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई इतिहास की बात कर लेते हैं, उस समय में ये ऐसा हुआ था, तो उसकी जानकारी बच्चे अलग अलग प्रकार से लेते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। अगला दोस्तों आता है प्रदर्शन। प्रदर्शन की जब हम बात करते हैं तो जब बच्चे यहां पर देखिए, यह जो उपकरण है, प्रदर्शन जो एक उपकरण है, सहपाठी मूल्यांकन के साथ साथ स्व मूल्यांकन के लिए भी लाभप्रद है। तो क्या होता है कि जब किसी भी चीज का आप प्रदर्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको कोई चीज करके दिखा रहा हूं, तो जब मैं दिखा रहा हूं तो मेरी समझ वहां पर बहुत बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे। थ्योरेटिकली बोलना एक अलग बात है, लेकिन आप किसी चीज को मान लीजिए कि कोई सिखाता है कि 1 मिनट के लिए कि ये यहां पर से कोई चित्र कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और दूसरा मैं यहां पर चित्र बना के दिखा रहा हूं। जब मैं बना के दिखा रहा हूं तो आपको मेरी समझ भी पता चलेगी और सामने वाले तक जो है बातों का संप्रेषण भी बेहतर तरीके से यहां पर हो पाएगा। तो ये आपका जो है प्रदर्शन में आता है। अगला आता है मूल्यांकन के सूचक। तो सूचक का उद्देश्य प्रणाली की प्रकृति का चरित्र इसके घटकों के माध्यम से है। सूचक एक गुणात्मक या मात्रात्मक चर है जो उपलब्धियों को मापता है। तो सूचक मतलब एक सूचना देने वाला हुआ। सूचक मतलब क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आप इस प्रकार का एक सूचक बनाएं जिससे कि आप माप सके कि बच्चे की कितनी उपलब्धियां हुई है
और काम करने के बीच में बच्चे कितने आगे बढ़ पा रहे हैं, इन सारी चीजों को आप यहाँ पर जो है सूचक से माप सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कि एक सूचक का मुख्य कार्य क्या है। तो सूचक, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूचक का मुख्य कार्य अगर आप देखें तो सबसे पहले तो लक्ष्य और प्राथमिकता को स्थापित करना कि हमारा मेनली करना क्या है। दूसरा आता है कि कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद आप ये चीज कब सोच पाएंगे, जब आप उसके बारे में जान पाएंगे। तो उस कार्य का आप मूल्यांकन सबसे पहले करिए, उसका असेसमेंट करिए। समस्या को अधिक स्पष्टता से कहना और वर्णन करना। तो सूचक क्या करता है, किसी एक समस्या को बेहतर तरीके से सिस्टमेटिकली दिखाता है। अच्छे सूचक के कुछ लक्षण आपको यहां पर दिए गए हैं। तो अच्छे सूचक के अगर लक्षण देखते हैं तो जो सूचना प्रोवाइड करता है तो वो क्या करता है कि यह समस्यात्मक स्थितियों को पहचानने में सहायता करता है। तो समस्यात्मक स्थिति क्या है, जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसको पहचानने में सहायता करता है। इसकी योग्यता है सूचना का संक्षेपण। तो सूचना को क्या करता है, वो एकत्रित करके सारांश करके वहां पर लिखता है और सारी बातों को वहां पर जो है कोऑर्डिनेट कर पाता है। इसके बाद आता है कि यह इसके मूल्यों का मानक से तुलना करने में सहायता करता है। तो सूचक के जो यहां पर अगर आप देखिए मूल्य है, मूल्य क्या है कि हमें किस प्रकार से इस काम को किया गया है उसको परखना है। तो इस मूल्यों का यहां पर तुलना करने में सहायता करता है कि किसने किस हद तक क्या चीजें हासिल की है। व्यापक रूप से विकसित सूचक है। तो विकसित अगर आप सूचक की बात करते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में ये डेवलप रहता है और वहां से आप जो है विभिन्न प्रकार की चीजें जो आप में भी अपने माइंड से नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन जब आप सूचक देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये भी बात थी। तो एक विकसित है। यह शिक्षक को लाभप्रद सूचना प्रोवाइड करता है। तो जब ऑब्वियसली जब आप सूचक देखेंगे तो आप देख पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, तो लाभप्रद सूचना प्रोवाइड करता है। यह अन्य सूचक के साथ जुड़ने की स्वीकृति देता है। अभी मान लीजिए आप किसी बच्चे का मैथ का, आप मान लीजिए कि उनका परफॉर्मेंस का सूचक बनाए हुए हैं, आप उन्हीं का फिजिक्स का भी परफॉर्मेंस का सूचक बनाया हुआ होगा। तो इन दोनों सूचक को आप मैच कर सकते हैं कि बच्चे कहां पर अच्छा कर रहे हैं और कोई उद्देश्य से कितना दूर है और कितना पास है उसको मापता है। ऑब्वियसली हमारा एक टारगेट है, बच्चे उस टारगेट में कहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे वो हम देख पाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों पोर्टफोलियो का निर्माण, जो कि हमने पहले के चैप्टर में भी देखा है। तो आप जानते हैं कि आप अगर एक शिक्षक अगर मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके लिए ना केवल वो पोर्टफोलियो को अपना सकते हैं बल्कि भविष्य के कुछ निर्णय को लेने में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो अगर आप पोर्टफोलियो देखते हैं तो इसके माध्यम से कला अपने आपसे बात करती है। पोर्टफोलियो में क्यों कला अपने आप से बात करती है, क्योंकि वहां पर आपको हर एक चीज दिख रहा है। पोर्टफोलियो मतलब सीधा सीधी बात है कि कोई भी चीज आप कितने अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पा रहे हैं, कोई भी चीज आप कितने अच्छे तरीके से देख रहे हैं और उसको कैसे समझ रहे हैं। तो पोर्टफोलियो में हर एक इंफॉर्मेशन आपको दी हुई रहती है, इसलिए आप उसे आराम से समझ जाते हैं। तो यहां पर पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें आप शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप पोर्टफोलियो में चित्रकला शामिल कर सकते हैं, जैसे पेस्टल रंगीन पेंसिल